कि जिस तरह चश्मा लगाकर, धर्म का चश्मा लगाकर, हिंदू मुसलमान का चश्मा लगाकर जिस प्रकार काम हुए हैं, अगर योगी सरकार उससे निकल पाए, धर्म, मुख्यमंत्री को धार्मिक नहीं होना चाहिए, न्याय का चश्मा लगाकर मुख्यमंत्री को काम कराना चाहिए, धर्म का चश्मा लगाकर काम नहीं होना चाहिए। वैसे ही विपक्ष के चेहरे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर। केशव जी, शुरुआत हम क्योंकि योगी सरकार के 100 दिनों की बात कर रहे हैं उसी के साथ करेंगे। आप विपक्ष का चेहरा रहे हैं, 100 दिन आपने देखे होंगे कि योगी सरकार में क्या काम हुआ है चुनाव के बाद से। आपकी प्रतिक्रिया क्या है उन 100 दिनों पर? आप कैसे एनालाइज करते हैं, काम हुआ है या काम नहीं हुआ? पहली बात तो यूपी तक को बहुत बहुत बधाई। समर्थ जी, ना मैं विपक्ष हूं और न मैं पक्ष हूं, मैं तटस्थ हूं। मैंने कभी भी पक्ष और विपक्ष के बीच, सत्ता और विपक्ष के बीच केवल निंदा नहीं की। मुझे याद है कि एक घटना बसपा सरकार में हुई थी, लखीमपुर खीरी में थाने में बलात्कार हुआ था, हत्या हुई थी एक लड़की की। तो मुझसे लोगों ने पूछा, प्रेस के लोगों ने, मैंने उसमें ये कहा कि बहन जी ने नहीं कहा था किसी पुलिस वाले से कि वो जाके मुख्यमंत्री के तौर पर, बहन जी ने नहीं कहा था। तो मैं एक समालोचक के रूप में बात करना चाहता हूं। हमेशा कोई भी सरकार होती है, कुछ अच्छे काम होते हैं, उससे कुछ बुरे काम भी होते हैं। पहले तो योगी सरकार को 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, महान दल परिवार की ओर से। रही अगर योगी जी के 100 दिन की बात, तो ये 100 दिन नहीं है, 5 साल तो पहले ही पूरे। ये रेगुलर सरकार है। अगर ये नई सरकार आई होती तो 100 दिन बात होती। ये 5 साल 100 दिन हुआ। और 5 साल 100 दिन में अगर योगी जी के कामों को देखा जाए तो काम तो जो भी अच्छे बुरे हुए हैं, सब सरकार में अच्छे बुरे काम होते हैं और सरकार विकास के काम करती है। लेकिन गुणवत्ता के मामले में योगी सरकार में जो भी निर्माण हुए हैं, चाहे सड़कों के निर्माण हुए या भवनों के निर्माण, उनकी गुणवत्ता अगर ईमानदारी से बात की जाए तो कमजोर है। बसपा की सरकार के बनिस्बत, सपा सरकार के बनिस्बत कमजोर है। दूसरी चीजें हैं कि जिस तरह चश्मा लगाकर, धर्म का चश्मा लगाकर, हिंदू मुसलमान का चश्मा लगाकर जिस प्रकार काम हुए हैं, अगर योगी सरकार उससे निकल पाए, धर्म, मुख्यमंत्री को धार्मिक नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री को कानून के दायरे में होना चाहिए। अगर कानून के दायरे में योगी जी आकर काम करें तो एक बेहतरीन सरकार भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। आपको लगता है कि कानून के दायरे में काम नहीं हो रहा है? नहीं, कानून के दायरे से बाहर होकर काम हो रहा है। जैसे बहुत से काम हुए। कुछ अपराधी, कुछ पुलिस ने लोगों को पकड़ा, कहा कि वो गो तस्कर थे, उनके हाथ पैर में गोली मार दी गई, बाद में पता लगा वो मुसलमान है। अगर वो हिंदू होते तो क्या इस तरह के व्यवहार होते? नहीं होते। तो चश्मा लगाकर, न्याय का चश्मा लगाकर मुख्यमंत्री को काम कराना चाहिए, धर्म का चश्मा लगाकर काम नहीं होना चाहिए। जब भी होता है, जैसे बात आई कि लाउड स्पीकर से दिक्कत है, अजान होती है लाउड स्पीकर पर। लाउड स्पीकर पर अजान होती है, इससे दिक्कत है या अजान से दिक्कत? अगर लाउड स्पीकर से दिक्कत है तो मैं जहां रहता हूं वहां सुबह 5 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अखंड रामायण दिन। नहीं तो योगी सरकार ने तो ये भी कहा ना कि हम खाली मस्जिद के लिए नहीं कर रहे हैं, मंदिर के लिए भी कर रहे हैं। नहीं, खाली कहा ना, किया नहीं। अगर किया, केवल मस्जिदों में अधिकारियों ने उतारे हैं। नहीं, हालांकि रिकॉर्ड जो दिखाए गए वो की तरफ से दिए गए, उन्होंने कहा कि इतने मंदिर, इतने मस्जिद यहाँ हुआ है। देखिए, रिकॉर्ड तो आप बनाते हैं, रिकॉर्ड और यथार्थ में बहुत अंतर होता है। रिकॉर्ड बनाना और यथार्थ में जाना दोनों बहुत अलग अलग विषय है। आप जहां कहें हम प्रमाण दे दें। कहा कि हम, योगी सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने कहा कि हमने बहुत से बनाए शौचालय। तो शौचालय की क्या स्थिति है? क्या एक आंकड़ा आया, मैं आगरा में रहता हूं, एक आंकड़ा आया आगरा के डीएम का कि हम शौच फ्री हो गया हमारा जिला, और मैं जहां रहता हूं उसी के 100 मीटर दूर लोग सुबह लाइन लगा के बैठते हैं। अगर डीएम साहब फुर्सत हो तो मैं आके दिखा दूं। तो सवाल ये नहीं आंकड़े का, मैं आंकड़े पे नहीं जाना चाहता, मैं यथार्थ पे जाना चाहता हूं। मैं जहां रहता हूं वही मेरे पड़ोस में दिन भर शाम सुबह मंदिर पे बजता है। तो मैं विरोधी नहीं हूं,
मैं तो ना अजान लाउड स्पीकर हो न उसका समर्थक हूं और न लाउड स्पीकर पे कीर्तन हो उसका समर्थक हूं। मैं तो ये इस बात का समर्थक हूं कि शांति रहे, जिससे बच्चे पढ़ लिख कर IAS IPS बने, देश का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन धर्म के नाम पर कुछ काम हुए, उससे मुझे ऐतराज है। कुछ काम योगी जी के बहुत अच्छे हुए जो शायद बसपा सपा न कर पाती। एक उसका उदाहरण मैं आपको दे दूं कि योगी जी ने, जिसका भाजपा सरकार ने हालांकि उसका बड़ा प्रचार नहीं किया, जबकि वो जमीनी स्तर पर लोगों को लाभ पहुंचाएगा। योगी जी ने एक फैसला किया आज से 2 महीना पहले या 1 महीना पहले कि अब स्टैम्प पेपर नहीं लगेंगे खून के रिश्ते में। पहले पिता भी अगर जो 2 बेटे 3 बेटे हैं, अगर प्रॉपर्टी कीमती है, रोड की है, मार्केट की है, तो दोनों बेटे चाहते थे कि, या 2 बेटे 3 बेटे हैं तो चाहते थे कल के लिए कोई विवाद न हो, बैनामा करा ले, पिता कराते, वसीयत पे टकराव हो जाता था। तो पहले 4-4, 5-5, 10-10 लाख तक स्टैंप लग जाते। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व गठबंधन साथी खुश नजर आ रहे हैं योगी सरकार? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि मैं ना सत्ता का पक्षधर हूं न विरोधी हूं। पर नरमी तो मैं नरमी नहीं, मैंने शुरू में आपको कहा कि योगी जी ने क्या क्या गलत की और क्या क्या सुधार होने की जरूरत है और क्या अच्छा उन्होंने किया। मैं कह रहा हूं कि योगी सरकार ने एक फैसला लिया जल्दी, 1 महीना पहले, मुझे याद नहीं कब डेट उसका। उन्होंने कहा कि खून के रिश्ते में, यहां तक बेटा अगर बाप से बैनामा लिखाता है, बहन लिखाती है भाई से, नाती लिखाता है, ग्रैंडसन लिखाता है या बहू लिखाती है, कोई भी रजिस्ट्री, तो केवल 5,000 के स्टैम्प लगेगा। पहले 5 लाख 10 लाख स्टैम्प, उस पर केवल 5,000। ये एक जमीनी स्तर का फैसला हुआ और मैं तो ऊपर वाले से मंगल कामना करूंगा कि योगी सरकार को सद्बुद्धि आए, सभी के लिए काम करें, वो जाति धर्म संप्रदाय से उठकर सबके लिए काम करें और सबका वोट उन्हें मिले। हमें मुख्यमंत्री से कोई इतराज नहीं, चलिए, हमें भाजपा से इतराज योगी सरकार की बात हो गई। अब आप समाजवादी पार्टी के गठबंधन साथी नहीं है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, जो मुझे लगता है दर्शक भी जानना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो आपको अखिलेश यादव की इतनी बुरी लग गई कि आपने पार्टी छोड़ दी? देखिए, मैं किसी पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं, न भाजपा से, न बसपा से, न कांग्रेस के, न सपा से। अगर मैं सहमत होता तो मैं इन्हीं किसी पार्टी में काम कर रहा होता। मैंने एक पार्टी इसीलिए बनाई कि मैं कुछ बदलाव चाहता था, कुछ अच्छा काम चाहता था। पहला बदलाव तो मैं यही चाहता था कि हर पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान हो और टिकट उनको दिए जाएं या फायदा उन्हें दिया जाए या पद उन्हें दिए जाएं या लाभ उन्हें दिए जाएं जो पार्टी के हित के काम करते हों, जो कार्यकर्ता पार्टी को जिताने का प्रयास करते हो। आज तक मुझे एक भी ऐसी पार्टी नहीं मिली जिसमें मेहनत करने वालों को सम्मान मिलता। भाजपा में देख लीजिए, मेहनत कर किया कोई और मंत्री, आज कोई और, बसपा से टूट के, कांग्रेस से टूट के सपा से आए, वही हाल सपा में है, मेहनत कोई और झंड। मतलब आपका कहना है मेहनत आपने करी, फल किसी और को, फल किसी और, किसको मिल गया? उसी बात पे आता हूं। मैंने 2020 में समाजवादी पार्टी गठबंधन होने के पहले, कोरोना काल का जो पहला दौर था, उसके दूसरे तीसरे दिन से पूरे उत्तर प्रदेश में, जबकि गठबंधन हुआ नहीं था, खाली फौरी मुलाकात हुई थी अखिलेश यादव जी से। उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ 2022 में चुनाव लड़िएगा। हमने कहा ठीक। तो ये कोई गठबंधन नहीं हुआ और न कोई कमिटमेंट हुआ था। लेकिन उसके बावजूद जिस दिन कोरोना काल शुरू हुआ, उस दिन मैंने पूरे उत्तर प्रदेश की दीवारों पर लिखवाना शुरू किया। आज भी आप जिलों में चले जाएं, गांवों में चले जाएं, तो आपको मिल जाएगा चौराहों पर लिखा, महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना। लेकिन पता नहीं अखिलेश जी को क्या दिक्कत आई, किसने क्या समझाया, मैं नहीं जानता। लेकिन जब मैं पहली रैली मैंने कासगंज में की, कासगंज की रैली आप यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आपकी यूपी तक पे भी चला था, लाइव चला था, आप उसमें देखें तो उसमें लाखों की भीड़ थी और उस भीड़ में 3/4 भीड़ महान दल की है, 1/4 समाजवादी पार्टी की है। जबकि समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है, यादव समाज का वो गढ़ है, लेकिन उसके बावजूद हमारी संख्या वहां बहुत ज्यादा थी। जब अखिलेश जी ने हमें पीलीभीत से और सैफई तक रथ यात्रा, तो ऐसा क्या हुआ, मतलब कि जो इतनी मतभेद हो गए कि आपको जो है आपने पार्टी से निकलना सोचा? एमएलसी में आपको होप था कि एमएलसी में शायद आपको करेंगे, वो भी नहीं किया। एमएलए खैर वो तो अलग ही चीज है। मुख्य एमएलसी नहीं था। मुख्य मामला यहाँ था कि उन्होंने मुझे
वही मैं बता रहा था कि सैफई की जो जनाक्रोश यात्रा का समापन था, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी थे, उस कार्यक्रम के बाद अखिलेश जी ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जितने लोग मुझसे मिलते थे, चाहे यादव समाज के थे, चाहे मुस्लिम समाज के थे, सब मुझसे प्रभावित थे, मेरी प्रशंसा जाके करते थे अखिलेश जी से। और अखिलेश जी को यह डर बैठा दिया किसी ने, या स्वयं उनके अंदर डर बैठ गया कि केशव देव मौर्य एक व्यवहार कुशल व्यक्ति है और जिससे जो कहता है, किसी को उल्लू नहीं बनाता, किसी को गोली नहीं देता, किसी अखिलेश जी झूठ को नहीं आपसे डर बैठ गया है, उनको आपसे डर क्यों बैठा? डर ये बैठा कि केशव देव मौर्य एक व्यवहार कुशल और कार्यकर्ताओं की इज्जत करता, जो कार्यकर्ता मेहनत करता मैं उसी को सम्मान करता हूं, उसी को बड़ा पद देता हूं, और दलों में ये नहीं है। तो अखिलेश जी को ये लगा कि केशव देव मौर्य एक ऐसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ऐसी वोट बैंक का नेता है, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य, जो यादव समाज से उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, 1.5 गुना ज्यादा। ये लोग नहीं जानते, लोग कभी, चूंकि जाति जनगणना नहीं हुई इसलिए लोगों को जानकारी नहीं है। यादव समाज से 1.5 गुना ज्यादा शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य। रामपुर के बाद, रामपुर, संभल, मुरादाबाद से लेकर सहारनपुर, मथुरा, आगरा तक यादव समाज की संख्या नहीं है, और यहाँ हम मौर्य, कुशवाहा, सैनिक उसके बाद भरे जो नॉन यादव ओबीसी है वो तो बीजेपी में ही गया है ना, सपा में तो उतना आया नहीं इस बार चुनाव में। नहीं, नान यादव छोड़िए, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का भी मैक्सिमम वोट भाजपा की तरफ ही गया, हम सपा की तरफ नहीं ला। क्यों हुआ जब आप भी मैदान में थे, राजभर भी मैदान में थे, सारे उनके? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजभर जी का कोई असर नहीं है, न उनकी जाति का कोई वोट। आप टीवी मीडिया में चाहे जितनी बात बोल लीजिए, आप कितने बड़े नेता बन जाइए, कितना भी बड़ी बड़ी फेंक लीजिए, लेकिन आज ये देश जातियों का देश है। कौन जाति किसके साथ जुड़ी है उस पे वोट हम करें। आपके हिसाब से राजभर जी फेंकते हैं? लो, अभी आपको कहीं लगता है कि नहीं फेंकते हैं? वो कब क्या फेंक दें, उनसे तेज तो हमारे बॉलर नहीं फेंक पाते जो क्रिकेट खेलते हैं। वो तो सुबह शाम फेंकते रहते हैं, क्या फेंकते रहते हैं, लंबी लंबी। 10 जिले में उनकी जाति की संख्या नहीं, उनके संगठन का कोई अस्तित्व नहीं जहां 10 वोट वो दिला सकते हो। 10 जिले के बाहर कहां से वोट दिला देंगे, कौन सा वोट दिला देंगे 10 वोट। लेकिन उसके बाद फेंकेंगे इतने बड़े, जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़े लीडर वही, और जिसके साथ रहते हैं, जिस थाली में रहते हैं उसी में छेद करते हैं, उनकी आदत। ऐसा क्यों? अब हम करें, बीजेपी में थे, बीजेपी, हाँ, एक समय मुझे याद है कि ओम प्रकाश राजभर मुझे एक बार मिले थे अकेले लखनऊ में। मुझसे उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल मैं मिलूंगा। मैं आया तो मैंने कहा कहाँ आना, तो उन्होंने कहा फलाने चौराहे तक आ जाइए। उस समय ये लोकेशन वगैरह भेजने का समय सिस्टम नहीं था, आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले। तो उन्होंने बुलाया मुझे एक चौराहे पे, तो उन्होंने कहा वहां तक आ जाइए, वहां कोई ले लेगा। खुद ही खड़े थे और पैदल मेरे साथ। तो जिनके पास एक आदमी नहीं था, उसे अगर भारतीय जनता पार्टी ने कृपा की, उसे गठबंधन कर लिया, उन्हें मंत्री बना दिया, तो क्या जरूरत थी उन्हें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने की? अगर वो कह भी रहे थे कि चलो आप हमारे सिंबल पर लोकसभा लड़ लो, तो क्या दिक्कत थी? लड़ लेते। संजय निषाद जी के बेटे लड़े भाजपा में, तो क्या भाजपा ही हो गए? संजय निषाद भाजपा में चले गए? नहीं, ये तो सिंबल अदला बदली होता रहता है। पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ी विधायक हैं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के हिसाब से चलेंगे? अपने हिसाब चलेंगे। तो कुल मिलाकर भाजपा में थे तो भाजपा के नहीं हुए, किसको उन्होंने नहीं गाली दिया। और आज अखिलेश यादव जी के साथ था, मैं अखिलेश यादव जी के साथ आया था, और जब तक था, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, जब तक रहता हूं तब तक जो मेरे दिल में है वही मेरे जुबान पे। तो वो भी तो कह रहे हैं कि इसी से बाहर निकले अखिलेश यादव, वो भी तो दिल में जो है बाहर निकाल रहे हैं आजकल। तो खूब बोल रहे हैं अखिलेश को कि भैया मुलायम सिंह यादव के दम पर सरकार बनी, आज तक कोई चुनाव जीते नहीं है। तो अब तो राजभर भी खुलकर बोल रहे हैं। हाँ, तो वही तो बात है। मैं था तो मैं समाजवादी पार्टी का माहौल बना रहा था। जब मैं 2020 में आया समाजवादी पार्टी के साथ, तो मैं समाजवादी पार्टी का माहौल बना रहा था, और वो जब मैं हट गया तो वो समाजवादी पार्टी का माहौल बिगाड़ रहे हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं कुछ जिलों में गया, कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई यादव समाज के, जो समाजवादी पार्टी के लोग, वही भाषा अब यादव समाज के लोग बोलने लगे जो ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं कि अखिलेश से कुछ नहीं हो पाएगा, अखिलेश पार्टी नहीं चला पाएंगे। ये बात गांव का ग्रास रूट का यादव बोलने लगा। तो आप ये बताइए कि आप माहौल बिगाड़ रहे हैं कि बना रहे हैं?
आप समाजवादी पार्टी के हितैषी हैं तो क्या? आपको क्या लग रहा है कि राजभर बीजेपी आरएसएस कहीं किसी से मिले हुए हैं जो इस लाइन पे काम कर रहे हैं? मैं तो एक नहीं 100 बार कह चुका हूं कि अखिलेश ओम प्रकाश राजभर जी आरएसएस के हिसाब से काम करते हैं। आरएसएस को जो सूट करता है, ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूं। बहस करा लीजिए ओम प्रकाश राजभर से मेरी, जब भी चाहिए खुला चैलेंज। वो नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की 2022 की जीत भारतीय जनता पार्टी की मेहनत की जीत नहीं। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहता था उत्तर प्रदेश का जनमानस, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी की जीत है। अखिलेश यादव जी जीत के बिल्कुल करीब थे, लेकिन अखिलेश यादव की जीत को छीन लिया भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से, ओम प्रकाश राजभर जी के माध्यम से। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए गए थे। समाजवादी पार्टी माहौल बिगाड़ कर हराना चाहते इसी थे। बीच आपसे जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी वाला किस्सा आया और आपसे जो है वो गाड़ी आपने बताया गया कि फिर ये भी खबर आई कि जो है कि समाजवादी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले एक नेता ने जो है गाड़ी ली और अखिलेश का इसमें रोल नहीं था। फिर खबर ये हुई कि अखिलेश का रोल था। आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी कुछ नहीं कहना चाहता, वो समाजवादी पार्टी की गाड़ी थी। समाजवादी पार्टी ने, ये ठीक है कि उन्होंने मुझे, अखिलेश जी ने वो गाड़ी मुझे दिवाली के दिन, उसके पहले धनतेरस जो आता है हिंदू समाज का, उसमें गिफ्ट दिया जाता है, खरीदा जाता है, उस दिन मुझे भेजी, इसलिए मैंने उसे गिफ्ट समझ लिया और मुझे लगा कि ये मेरा गिफ्ट है अखिलेश जी की तरफ से। लेकिन वो चूंकि उनके नाम से थी, जब मैंने यही बात तो मैं अक्सर कहता रहता हूं कि समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को अगर उनके साथ जो लोग इस समय हैं चापलूस किस्म के लोग, अगर यही लोग उनके साथ रह गए तो अखिलेश यादव जी को दुश्मन की जरूरत नहीं। ये आरोप किस पर है चापलूस? पूरे उनके मंडली पर, जो चंडाल चौकड़ी है। नेताजी के समय में अगर आप ध्यान से देखें तो उनके साथ मोहन सिंह जी थे, उनके साथ जनेश्वर मिश्रा जी थे, उनके साथ रामशरण दास जी थे, उनके साथ आजम खान साहब थे, उनके साथ बेनी बाबू थे, ये सब पारसनाथ यादव जी थे, पारसनाथ मौर्य जी थे। ये सब जनाधार के नेता थे। जो निकलते थे तो 10-20-50 हजार लोग इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन आज अखिलेश जी का दुर्भाग्य है कि उनके साथ जो लोग हैं वो गांव का प्रधानी भी नहीं जीत सकते या किसी को जिता भी नहीं सकते। 2 वोट उनके पास अपना नहीं है। तो जिनके पास अनुभव नहीं है वोट लेने का, जनता से कैसे अच्छा, रामपुर के बारे में बताइए। उपचुनाव अभी हुआ आजमगढ़ में, रामपुर में। चलिए, आजमगढ़ में गुड्डू जमाली का भी फैक्टर रहा। रामपुर में आजम खान के होने के बाद भी चुनाव हारने के क्या मायने? रामपुर में आजम साहब की बयानबाजी की वजह से चुनाव हारा। आजम साहब ने किसी हिंदू नेता को छोड़ा नहीं चुनाव में जिसके खिलाफ उन्होंने जहर नहीं उगला, जिसको उन्होंने घेरा नहीं। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि आप डिप्टी सीएम, भाजपा के डिप्टी सीएम को इतनी बुरी तरह घेर? आपने माहौल बिगाड़ा कि जैसे हिंदू वोट जो है पर रामपुर में तो 60% मुस्लिम वोट है ना। मान लीजिए हिंदू वोट नहीं भी पड़ा है, एक तरफा 55% भी पड़ गया होता, तब भी कहीं ना कहीं लीड करती सपा। देखिए, 10% तो जो सत्ता में होता बेईमानी ही करता। सत्ता में रहने वाला उपचुनाव माना भी जाता है कि सत्ता का चुनाव। 10-20% तो प्रशासन दबाव बनाता ही है वोट डालने। ये सच है कि रामपुर में वोट डालने नहीं दिया गया। इतना माहौल खराब बना दिया गया, जहां टोटल मुस्लिम वोट थे वहां प्रशासन ने इस तरह की दबंगई की कि लोग घर से महिलाएं निकली नहीं, इस तरह की अराजकता हुई। तो इतना, लेकिन ये अखिलेश जी इस बात को कह के, अखिलेश जी ये चुनाव हार जीत कोई बहुत मायने नहीं है आजमगढ़ का और रामपुर में मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि जब बसपा खुलेआम भाजपा की मदद कर रही हो, एक बड़ी पार्टी जो समाजवादी पार्टी के आसपास की बराबर की पार्टी है, उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य सब भाजपा को जिता ही रहे थे अपने उल्टी सीधी बयानबाजी करके, तो भाजपा को जीतना ही था। लेकिन ये बात अखिलेश जी ये नहीं कह सकते, ये अखिलेश जी नहीं कह सकते कि हम समाजवादी पार्टी भाजपा बेईमानी करके जीते। क्या समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती थी उस समय जब चुनाव होते थे, जिला पंचायत के चुनाव होते थे या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते थे या विधानसभा चुनाव, क्या समाजवादी पार्टी के लिए अधिकारी पोलिंग नहीं कराते थे? क्या बूथ कैप्चरिंग नहीं होती थी? क्या दबंगई नहीं होती थी? क्या डीएम
सरेआम जिला पंचायत। काफी नाराजगी है आपकी। मैं एक आखिरी नहीं, सवाल- मेरी नाराजगी नहीं, ना मैं उसे क्लियर करूं। सत्ता जब भी जिसकी होती है वो अपने हिसाब से बेईमानी करता है। हम कह रहे हैं, एक बात बताइए, जिला पंचायत अध्यक्ष जब चुनाव होता है, सरेआम पैसे का बंदर बांट होता है। जिला पंचायत सदस्यों को 5 लाख से लेकर 25 लाख 50 लाख रुपए तक देकर वोट लिया जाता है। ठीक है। एक मिनट, ये बेसिक बहुत तर्क की, बहुत जरूरत की बात है। जब करोड़ों रुपए खर्च करके जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है तो वो पहले अपना पैसा निकालेगा तो विकास क्या करेगा, वो लूटपाट करेगा। क्यों न सपा सरकार ने सोचा, न बसपा ने सोचा, न भाजपा ने सोचा कि ये चुनाव जनता से करा दिया जाए। जब जनता सांसद चुन सकती है, विधायक चुन सकती है, तो जनता को क्या दिक्कत है वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुने। ये सरकार देखते हुए भी, सब जानते हुए, भाजपा भी इस बात को जानती थी, सपा भी इस बात को जानती थी, महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भी जानता हूं, योगी जी भी जानते हैं, मायावती जी भी जानती हैं, मुलायम सिंह जी भी जानते थे और अखिलेश जी भी जानते कि ये चुनाव जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्यों खरीद फरोख्त होती, क्यों नहीं जनता से कर दिया ठीक जाता, है। इसलिए नहीं किया जाता। ये बताइए अब आप मुझे कि मेरा आखिरी सवाल भी आपसे है, क्योंकि हम लोगों ने सारे ही टॉपिक से बात कर ली है। आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है, तो क्या माना जाए कि केशव देव मौर्य के कदम अब भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ेंगे जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक है? देखिए, ये सच है कि मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और दुखी होकर छोड़ दी। अखिलेश यादव जी ने ना तो मेरा इस्तेमाल किया, ना उन्होंने मुझे, मेरी पूरी तरह से उपेक्षा की। मैं अगर कुछ कह रहा था तो अगर मुझे बुला के समझाते, मैं अगर किसी बात से नाराज था, 3 साल से आपके साथ था, तो आप मुझे बुला के समझा सकते थे, डांट सकते थे, मैं कह सकते थे। लेकिन कहने की बजाय जब मैं किसी बात से नाराज होकर मैंने मीडिया में कोई बयान दिया तो आपने सीधा पानी डालने की जगह गुस्से पर आपने आग डाल दिया कि हमारी फॉर्च्यूनर दे दो। ठीक है, ले जाओ। रिश्ता हमारा टूट गया। समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता मेरा नहीं है। समाजवादी पार्टी 2024 में मैं चाह के भी और अखिलेश जी बुलाएंगे तब भी मैं समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाऊं। हाँ, विकल्प में और तमाम पार्टियां हैं, बसपा भी है, कांग्रेस भी है और भाजपा भी। ये सच है कि मैं अकेले लोकसभा चुनाव, इतना बड़ा नेता नहीं हूं, इतनी बड़ी मेरी पार्टी नहीं है कि मैं अकेले लोकसभा का चुनाव जीत सकूं या अपने प्रत्याशी को जिता सकूं, एक सीट भी जिता सकूं, इतनी हैसियत नहीं मेरी। हाँ, मैं एक लोकसभा में 25-50 हजार वोट, 1 लाख वोट इधर का उधर ट्रांसफर करा सकता हूं। जिधर जा रहा हूं उसे बदल के हम दूसरी तरफ करा सकते हैं। किसी बड़ी पार्टी को, सपा, बसपा, भाजपा या कांग्रेस में से किसी बड़ी पार्टी को मैं चुनाव जिता सकता हूं, सांसद 4-6-10 बढ़ा सकता हूं, ये मेरी हैसियत है। तो मैं किसी न किसी गठबंधन में ही जाऊंगा, क्योंकि 2024 अकेले में विधानसभा तो अकेले लड़ सकता हूं। इंतजार रहेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए, आपने समय निकाला। तो ये थे हमारे साथ केशव देव मौर्य, महान दल के अध्यक्ष। इन्होंने कई तीखे आरोप लगाए हैं। इसके अलावा राजभर को लेकर भी काफी तीखी टिप्पणियां करी हैं और उसके बीच इनका ठीक आखिर में कहना है कि क्योंकि अब समाजवादी पार्टी से रिश्ता टूट चुका है, अब किसी के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।